धन्यवाद दीपक जी। पूर्वांचल समागम 2025 के उद्घाटन सत्र के हमारे प्रमुख अतिथि मेरे बड़े भाई श्री कमल जी गांधी मंच पर पिछले 3-4 घंटे से हम बैठे थे। कमल भाई साहब और मैं तो बहुत सुरक्षित थे। दोनों तरफ 2 काबरा, 2 राजकुमार, 3 साबू और छीतरमल जी का साहित्य था। मगर अब जो बोलने की बारी आ रही है तो थोड़ा असुरक्षितपना लग रहा है। मगर जिस तरह का डेलिब्रेशन आज यहाँ पर किया गया, राजकुमार जी, जिस ढंग से मैं समझता हूँ कि किसी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष अपने भाषण में दिल खोलकर समाज की सारी बातें कहें तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी हिम्मत अधिकतर लोग नहीं करते। और ऐसे सम्मेलन क्यों होना चाहिए ये तो आज आपको समझ में आ गया कि कैलाश जी जैसा शेर महासभा में अपनी बात नहीं कह पाया, यहाँ अपने ही लोग दिखे तो कितनी ताकत से सारी बात कह पाया। तो इसलिए छोटे छोटे सम्मेलन ऐसे होते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कैसी हमारी कमी रही, क्यों कमी रही, ये बार बार कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कि पूर्वांचल हमारा छोटा है, कमज़ोर है। तो ये कहीं गिनने में और आंकने में गलती है। पूरे माहेश्वरी समाज की देश और विदेशों में, यहाँ बैठे हैं मारू साहब, बैठे हैं सोमानी जी, बैठे हैं महावीर जी, सब हमारे पुराने साथी, मंत्री जी बैठे हैं, अखिल भारतीय महिला संगठन की अध्यक्षा बहन शोभा जी बैठी हैं, इंदिरा भाभी बैठी है, सीमा जी बैठे हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। हम देश भर में कहीं भी जाते हैं तो माहेश्वरी समाज की पहचान बिरला, बांगड़ और सोमानियों के माहेश्वरी के रूप में की जाती है। और ये तीनों पूर्वांचल के निवासी है। तो पूर्वांचल कब कमज़ोर हो गया, कैसे कमज़ोर हो गया, किसने कमज़ोर कर दिया, ये भी एक शोध का विषय हो सकता है। खैर, मेरे को आपने बहुत सीमित समय दिया, मेरी बोलने की ज़्यादा आदत रही इतने साल का अभ्यास होने के कारण। और आज हम सब कमल जी को भी सुनना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। थोड़ी छोटी सी बात, एक जो देवघर धाम की बात आपने कही और मेरे दोनों तरफ बैठे हुए दोनों साथियों ने, कमल भाई साहब ने और राजकुमार जी ने मुझे अधिकृत किया कि दोनों की ओर से 5-5 लाख की राशि मैं यहाँ घोषणा करूँ। मुझे विश्वास है जैसे इन दोनों ने मुझ पे अधिकार दिखाया, विश्वास दिखाया उनकी राशि घोषणा करने के लिए, और भी साथी कल तक मैं हूँ यहाँ, अपनी अपनी राशि मुझे बता देंगे तो समय समय पर मुझे घोषणा करने में अच्छा लगेगा मन से। कुछ बात पूर्वांचल की यहाँ आई, राजकुमार जी ने जवाब दिया, हमारे अजय जी ने जवाब दिया। मैं उन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे शुरू में राजकुमार जी ने विषय दिया था युवा संगठन और महिला संगठन का महासभा से कैसा अच्छा तालमेल हो। मैंने तुरंत उनको मना कर दिया। मैंने कहा आज की परिस्थिति में बेटा युवा संगठन का अध्यक्ष हो और बाप युवा संगठन और महासभा के तालमेल में बोले तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो जाएगी, इसमें मुझे क्यों डालते हो करके उन्होंने मेरी बात को समझी कि हाँ ये विषय तो डेलिकेट है, आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरा आपने विषय मुझे दिया कि अन्य सामाजिक संस्थाओं में, चाहे उससे आपका मतलब होगा समाज के बाहर की संस्थाओं में, माहेश्वरी समाज का इन वर्षों में घटता हुआ रिप्रेजेंटेशन। तो राजकुमार जी, मैंने भी उस पर आपको लिख दिया कि मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। महासभा के माहेश्वरी समाज के लोग अगर समाज में ही सेवा करें, अपनी योग्यता और प्रतिभा इन्हीं मंचों पे बांटे, अपना सहयोग भी इन्हीं मंचों पे बांटे, रोटरी, लायंस या कहूँ मारवाड़ी मंच में नहीं बांटे, महासभा की ही सेवा करें तो समाज का ज़्यादा फायदा होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ करके। फिर तीसरा आपने सब्जेक्ट दिया मेरे को, वो मेरे प्रिय भी है और मैं समझता हूँ कि ऐसे जब सभा सम्मेलन होते हैं छोटे रूप में तो इसी विषय पे हमको ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय बड़े मीटिंगों में, बड़े सम्मेलनों में नहीं रखे जा सकते। और वो विषय आपने मुझे दिया आधुनिक युग की सामाजिक चुनौतियाँ व निवारण। मेरा अपना मानना है कि किसी भी समाज के संगठन अगर बनते हैं तो वो बनते ही इसलिए हैं कि समाज के सामने जो चुनौतियां हैं,
यह माहेश्वरी समाज जो विद्वतापूर्ण समाज है, भविष्य की चुनौतियों को भी आज इंगित कर लेता है, ढूंढ लेता है और अपने समाज को उस तरह का मजबूत बनाता है कि वो चुनौतियां हमारे समाज में आए ही नहीं। ये उसका प्रथम कार्य होता है। आप 125 साल के इतिहास में देखेंगे, शायद शुरू में कहा यहाँ पर कि बाल विवाह, तो बाल विवाह तो राष्ट्रीय समस्या थी, मगर हमारे हरिविलास जी ने उसका सॉल्यूशन दिया और वो शारदा एक्ट के तहत प्रसिद्ध हुआ। मगर बहुत कम लोगों को यहाँ जानकारी होगी कि महासभा का एक स्वर्णिम काल 25 साल, बोलोगे तो विश्वास नहीं होगा, सिर्फ घूंघट हटाने में गया। आज किसी 14-12 साल की बच्ची को अगर कहें कि घूंघट होता था, तो पहले तो पूछेगी कि घूंघट होता क्या था। उसको बताना पड़ेगा, ये तेरी नानी दादी ऐसा ये साड़ी का पल्ला यहाँ तक लेते थे, उसको घूंघट बोलते थे। तो वो कहेगी हमसे कि क्यों, तो लेते थे, और लेते थे तो फिर हटाने में 25 साल यूं करते हट जाते। क्या हमारे उस समय के पदाधिकारी अक्षम थे क्या, जो 25 साल लग गए एक सेकंड के कार्य को। तो सामाजिक बदलाव बड़े धीरे धीरे आता है, शने शने आता है, और कई बार तो कैसे आता है पता भी नहीं लगता, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इरिवर्सिबल होती है। सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पर, आज किसी को कहें मैं क्या 10 सभापति आ जाएं और ताकत लगा दें, शोभा जी बैठी हैं कि घूंघट निकालना पड़ेगा, तो वो सभापति के मंच से 2 मिनट में निकासी हो जाएगी, घूंघट नहीं लग सकता। तो इरिवर्सिबल भी रहती है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई। हमारी बहनों को, बेटियों को बाजार में उतरना पड़ा, कार्य करना पड़ा, वाहन चलाने पड़े, तो उसके लिए जो सुगम था उस तरीके के पहनावे में बदल आया। हम सबके पहनावे में भी बदल आया। कमल जी भाई साहब के साथ मैंने मेरी सामाजिक पहली यात्रा, ये एक संयोग ही है, आज भी हम मंच पे आजू बाजू में बैठे हैं, 1972 था। तो विदर्भ के प्रतिनिधि के रूप में एक साथ हम ट्रेन में नागपुर से कलकत्ता आए थे। फिर ये वहीं के बासी हो गए और अच्छी लाइन ढूंढी उन्होंने, और मैं गलत लाइन में पड़ गया, समाज के कार्यों में रहा। तो एक साधारण कार्यकर्ता से लेके 50 साल मैंने वहीं निकाल दिए। तो ऐसे सभा सम्मेलनों के माध्यम से जो समाज में चेंज आ रहा है, कई बार मैं कई मंचों से राजकुमार जी बात कहता हूँ कि जिस तरह से फैशन अपना सब बदलती है समय समय पर, उसी तरह से सामाजिक चुनौतियां, जिसको हम समस्या के लिए आपने चुनौती शब्द प्रयोग किया है, कभी मेरे मुंह से समस्या निकल जाए, कभी चुनौती निकल जाए, तो एक ही अर्थ लगाइएगा। तो एक जमाना था, युवा अवस्था जब हम लोगों की थी, तो बेल बॉटम का ज़माना आया था। हर युवा को देखो तो बेल बॉटम में ही रहेगा। किसी ज़माने में टाइट पैंट का समय आया था, तो बहुत सारे समय लोग जानते हैं कैसे कैसे बदला, और ऐसी सामाजिक समस्याएं बदलती है। कई बार सामाजिक समस्याओं पे बोलते हुए तो कमल भैया मैं ये बोलता हूँ कि कई बार तो ऐसा हुआ कि जो दवा हमने की वही मर्ज बन गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं अखिल भारतीय युवा संगठन का अध्यक्ष था और 3-4 महीने में महाराष्ट्र और विदर्भ में 5-5 वधु हत्याएं, आत्महत्याओं की घटना घटी। तब तत्कालीन अध्यक्ष रघुनाथ दास जी ने मुझे कहा कि श्याम जी आप बहुत अध्ययनशील है, बहुत विचार करते हैं, तो क्या कारण है हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटी और आगे ये नहीं घटे, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। 5 घटनाओं का मैंने अध्ययन किया। मेरी जीवन की एक प्रमुख घटना तो वही है कि जो मंगरूल पीर की एक घटना थी, कंचन करवा कांड। मैं उस समय विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था। मंगरूल पीर की जनसंख्या उस समय 5000 थी, मगर मारू साहब पूरे विदर्भ भर में घूम के 10 दिनों में प्रचार करके, और उसके 12वें के दिन मंगरूल पीर में जो जुलूस निकाला गया उसमें 10,000 महिलाएं थी। इसकी कमल भैया साक्षी हैं, और बुरके में भी 100 महिलाएं थी। और उस जुलूस ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पहली बार विचार करने के लिए मजबूर किया कि भाई सासुएं नहीं जलती और बहुएं क्यों जलती है शोभा जी, और कानून बनाने को कि ये प्रूव सासू को करना पड़ेगा कि इसके जलाने में मारने में मेरा हाथ नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार ने कायदा बदला। तब सामाजिक संगठन अगर चिंतनशील होकर प्रयत्न करते हैं तो सरकारों को भी अपने कानून बदलने होते हैं।
मैंने अपनी रिपोर्ट में आगे रघुनाथ दास जी साहब को लिख के दिया कि मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों को और बेटियों को अगर हम पढ़ाएंगे तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं भी अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती हूँ, तो इसलिए वो आत्महत्या की ओर अग्रसर नहीं होगी। और कोई योग्य बहू घर में रहेगी, 2 पैसे लाने वाली बहू रहेगी, तो कितना ही जघन्य अपराधी परिवार क्यों नहीं हो, उसकी हत्या करने का कभी कृत्य नहीं करेगा। महासभा ने बीड़ा उठाया, महिलाओं का बच्चों का पढ़ाने का क्रम आगे बढ़ा, मगर आज जब मुड़ के देखता हूँ 40 साल में, तो आज जिन समस्याओं का मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ, अन्यथा कोई मत लीजिएगा, मुझे लगता है कि वो हमारी बेटियों की बच्चियों की शिक्षा ही उसकी जड़ में मेन आ रही है। आप ले लीजिए, प्रमुखता से अगर हमारी बात सोचे हम कि भाई सबसे पहली समस्या, इस मंच से भी इस बात का जिक्र किया गया कि हमारी घटती जनसंख्या, ये सिर्फ हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। देश का हाईएस्ट रेवेन्यू प्रदान करने वाला, अपनी ईमानदारी से टैक्स भरने वाला, लाखों हाथों को रोजगार देने वाला समाज की अगर संख्या कम होती है तो ये सिर्फ माहेश्वरी समाज की चिंता नहीं है, ये राष्ट्रीय चिंता के रूप में मैं इस विषय को देखता हूँ कि हमारी जनसंख्या घट रही है तो राष्ट्र इसको भोगेगा। मगर आप अपने मोबाइल पे, क्योंकि बहुत देर से आपने मोबाइल नहीं देखा, यहाँ से संबोधन चल रहे हैं, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, मोबाइल पे अपने गूगल पे डायल कर एक शब्द डालिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन रेशियो इन इंडिया, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू रीड कि आज हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो जिसको कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, वो 2 पे पहुंच गया है, जबकि 100 कपल पे ये 2.1 होना चाहिए। 100 कपल पे 200 हुए मतलब पति पत्नी, तो 210 बच्चे होते हैं, तो 20 साल की आयु तक बच्चे जब आते हैं तो 5% बच्चों की बीमारी से क्षति हो जाती है, इसलिए 210 बच्चे चाहिए। मगर आज हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो, अगर किसी ने स्मार्टफोन में गूगल पे अभी डाल के देखा होगा, तो हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो 2.0 है। हम 2.1 से आ गए, नीचे आ गए, और उसमें माहेश्वरी समाज की तो जनसंख्या उस तरीके से की हुई नहीं है दिनेश जी, मगर जैन समाज का आंकड़ा आता है, और जो जैन समाज का आंकड़ा है उससे हमारी स्थिति कोई भिन्न नहीं है, तो वो आंकड़ा आता है 1.3। ये इतना चिंता का विषय है कि 100 कपल पर, अजय जी ये भी जोधपुर अधिवेशन के पहले हमारे सोशियो इकोनॉमिक डाटा के इंचार्ज से निकालिएगा, 100 कपल पे अब हमारे यहाँ 130 ही बच्चे हो रहे। मैं गणित का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग मैंने की, मेरे परिचय में नहीं बताया गया दीपक जी, मगर मैं ही बता देता हूँ, मैं अधिकतर बता देता हूँ कि 19 साल की उम्र में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट से नागपुर यूनिवर्सिटी में देश में सबसे कम उम्र का इंजीनियर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरी राजनीति में रुचि थी, उधर पैर ही बढ़ रहे थे, मगर पिताजी ने कहा कि नहीं, राजनीति आज जिस तरह की स्थिति हो गई है, तुमको समाज का काम करना चाहिए, और हम समाज के काम में लगे रहे करके। तो मेरा गणित ये बताता है कि जब हम 100 पे 130 ही बच्चे, और ये निरंतर आंकड़ा घट रहा है। अगर 20 साल पहले देखते सोमानी जी तो ये आंकड़ा 170-80 का हो सकता था, 40 साल पहले देखते तो ये आंकड़ा 220-230 का था, मगर अब 130, और लगता है कि अगले 10-20 साल में ये आंकड़ा 100 पे 100 का आ जाएगा। मतलब इतनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या गिरेगी कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि 2 पीढ़ी बाद पारसियों के लिए सरकार ने जैसा आयोग बनाया है, वो एक कौम, देश की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी डोनर कौम, वो ख़त्म होने पे आई, तो उनके लिए जैसा आयोग बनाया वैसा कहीं माहेश्वरी समाज के लिए आयोग नहीं बनाना पड़े। अब इन सब विषयों का, पिछले वर्षों में मैं भी दोषी हूँ उस बात का कि हमने सामाजिक विषयों पर, मैं दोषी हूँ, साथ में ये शायद हमारे सभी लोगों का दोष है कि नेतृत्व लगातार ऐसे चलता रहा कि जो आर्थिक उन्नति की तरफ ही ध्यान देना, बस पढ़ाना है, पढ़ाने से पढ़ाई दूर हो जाएगी। मुझे डर लगता है सीमा जी कभी लिखेगा आपकी पत्रिका में, पढ़ाई हमको क्या बताती है, बताती है कि पढ़ाई करने से कोई आदमी योग्य होता है, गुणवान बनता है, और आज रिजल्ट क्या है, जितने पढ़ रहे हैं झगड़ने में मस्त हैं, भाइयों से झगड़ रहे हैं, बाप से झगड़ रहे हैं, उनसे झगड़ा पूरा हो गया तो जीवन साथी से झगड़ रहे हैं,
उनसे अलग हो गए तो बच्चों से झगड़ रहे हैं। ये जो सेल्फ सेंटर्ड समाज हमारा इन सालों में बना, उसके पीछे चितरवल जी एक ही कारण है, मैंने कई बार आपको बताया, आपने भी चिंता व्यक्त की अपने व्यक्तियों में, कि एक सबसे बड़ी पाठशाला माहेश्वरियों के पास में घर घर में उपलब्ध थी, वो थी हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली पे मैकडॉल ने, जिसने वो वाइसराय जो अंग्रेज का आया, जब वहाँ रिपोर्ट पूछी उसके आला कमान ने, तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस देश को हम खंडित जब ही कर सकते हैं जब इसकी एजुकेशन प्रणाली और इसकी संयुक्त परिवार पे अटैक करें करके। आप इस बात को मानेंगे नहीं, मगर मैं बहुत चिंताशील हूँ, बहुत अध्ययन करता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि ये ब्यूटी क्वीन बनाने का जो तरीका है, उसके जो पुरस्कार बहुत भारतीय नारियों को दिए गए, उसके साथ में जो एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं शारीरिक मतलब सौंदर्य बढ़ाने करने के लिए, सिर्फ भारत की नारी, अन्यथा मत लीजिएगा शोभा जी, ये प्रोडक्ट यूज़ करती है। कोई अफ्रीका की नारी को कभी गोरे होने का क्रीम लगाते हुए देखा क्या आपने? ये बीमारी हमारे ही देश में है। तो ये सब बीमारी इस इंटरनेशनल मशीनरी ने पैदा की। आप देखेंगे घर में फ्रिज, एसी, सब ये जो बढ़ने वाला कारण, ये सब घर परिवार को टूटने का कारण है। मैंने वो समय भी देखा और मेरे को लगता है कि यहाँ अधिकतर मैं देखता हूँ मार्च अप्रैल में राजकुमार जी जब एग्ज़ाम वगैरह होती है और सेंटर पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो कभी एक मित्र की गाड़ी खड़ी देख के मैंने कहा कोई ख़राब हो गई होगी, गाड़ी खड़ी है, तो मैंने उतर के पूछा, वो बैठा है, एसी चालू है, अरे क्या बात है? तो बोला अंकल, बोले बच्चा अंदर एग्ज़ाम लिख रहा है, बच्चा अंदर एग्ज़ाम लिख रहा है और ये एयर कंडीशन गाड़ी में पसीना पोंछ रहा है। ये जो चिंता हो गई एजुकेशन के प्राप्ति में, और देश का सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, मुझे कभी याद नहीं है मेरे माता पिता ने कभी कहा कि कल काहे की एग्ज़ाम है। कैलाश जी हम ही कहते थे कि कल पेपर है, बाबूजी 4 बजे उठा देना, उसके बावजूद हम गोल्ड मेडलिस्ट बने। आज तो जूनियर किंडरगार्टन और 2-2 साल के बच्चों को लेकर माताएं बड़े शहरों में पालना घर में और उसमें व्यस्त है कि सारी एजुकेशन सिस्टम पर इतना कुठाराघात ये देश के वातावरण ने किया है। यहीं से सारी समस्याओं की जड़ है। आप देखोगे मेरे पास निश्चित रूप से ये आंकड़ा है, हमारी बच्चियां एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रही। अनेक मंचों से जब हम पुरस्कार बांटते हैं तो अधिकतर बहनें और बच्चियां सामने आती है, इससे सीना फूलता है, मगर ये टोटल में 30% से ज़्यादा नहीं है। एकेडमिक रूप से हमारी बच्चियां 30% से ज़्यादा बच्चियां सीए बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सीएस बन रही है, बट दे आर ओनली 30% इन नंबर। 70% आर नॉट डूइंग दैट गुड। मगर इन 30% को देखकर वो 70% परिवार के पेरेंट्स, तना भी पढ़ना है बा पढ़ रही है, तना भी पढ़ना है बा पढ़ रही है, अब उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। और आप जितने इंटरकास्ट मैरिजेस के किस्से सुनते होंगे, कड़क शब्दों में, खराब शब्दों में बोल रहा हूँ, हाउस मान्यता दे कि जो एम परिवार के साथ में, बाकी आप समझ ही गए, जो ड्राइवरों के साथ में, जो नौकरों के साथ में अपना परिवार बसा रही है और जा रही है, वो बच्चा इन 70% में से है। 30% शोभा जी मैं सही बात कर रहा हूँ, 30% जो है सीए, सीएस, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही हैं, उनके भी इंटरकास्ट होते हैं, मगर वो किसी डॉक्टर इंजीनियर के साथ में होते हैं, किसी मोटर मैकेनिक के साथ में नहीं होते। तो ये कहीं न कहीं हमको भी सामाजिक रूप से, आज हमारा संगठन इतना मजबूत हो गया है, हर मंच से हम इस बात का दावा करते हैं कि संगठन इतना मजबूत हो गया। किसी ने, मैं समझता हूँ मेरी तारीफ में ही कहा होगा कि अयोध्या के लिए कॉल किया और 200 करोड़ इकट्ठे हो गए, वहाँ के लिए कॉल किया, अभी किसी को पता ही नहीं लगा। कोई बोल रहा था कि जोधपुर अधिवेशन के लिए, मगर सभापति जी ने अकेले 10-12 करोड़ कर लिए।
शायद कोई नहीं रोकता टोकता तो 20 भी कर लेते। तो समाज में अभी जो वातावरण बना हुआ है, आर्थिक रूप से सहयोग करने का एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। पिछले जोधपुर अधिवेशन से ले लीजिए, उस अधिवेशन में जो प्रतिनिधि देश भर से एकत्रित हुए और उसका जो संदेश पॉलिटिकल फ्रेंड्स में, आध्यात्मिक गुरुओं में गया कि माहेश्वरी समाज एक संगठित समाज है, इस समाज की तरफ देखने की सारी दृष्टि ही बदल, तो उसके बाद से एक अच्छी मजबूती आई। भामाशाह लोगों का हमारे को सहयोग मिलना है, मगर अगर भामाशाह का सहयोग मिले और सिर्फ सीमित ट्रस्टों के लिए और उनके प्रतिनिधियों को वोट डालने के लिए अगर हम अधिकार देवें, वहीं तक सीमित करें और देवघर धाम और ऐसे अनेक जगहों पर अगर माहेश्वरी भवन नहीं बने, तो मैं समझता हूं हमारे कृतित्व में कहीं न कहीं गलती है। ये आह्वान जाना चाहिए। अगर एक शाम सोनी रामपाल जी के आह्वान करने पर अयोध्या में 200 करोड़ की राशि एकत्रित हो सकती है, तो इस बात को मैं कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि आज का सभापति अगर देवघर धाम के लिए भी अगर समाज में अपील करता, तो आज देवघर धाम वालों को यहाँ कोई राशि प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ नहीं आना पड़ता। बात तो हमको आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, हमको अपनी अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा कि जो अपेक्षाएं कहाँ माहेश्वरी समाज को सम्मान दिला सकती है। बाबा के दरबार में माहेश्वरी भवन बने, देश भर के टूरिस्ट वहाँ पे आवे और उससे माहेश्वरी समाज की इज्जत बढ़ती है। बिरला बांगर सोमानियों का घर होते हुए कलकत्ता में अच्छा सा माहेश्वरी भवन नहीं, ये बात चुभने वाली बात है। आर्थिक रूप से हमारा इतना सहयोग सब जगह जा रहा कर रहा है, तो ये जहाँ जहाँ आवश्यकता है, ये पॉइंटेड एक डायरेक्टरी महासभा ने बनानी चाहिए कि इन क्षेत्रों में भी आवश्यकता है। किसी की ट्रस्टों में देकर कार्यकारी मंडल की सीट लेने के कारण डोनेशन की भावना होगी, मगर किसी की बाबा के चरणों में जल चढ़ाने की भी भावना हो सकती है। किसी की कलकत्ता के मंगलम भवन में भी हमारी व्यापारी बहनें वहाँ पहुँचती है कलकत्ता में व्यापार करने के लिए, तो हावड़ा स्टेशन के बाजू में मंगलम भवन जैसा सुंदर भवन हो, उसको सहयोग करने की भावना हो सकती है। ये भामाशाह सारे कोई चला के कभी हमारे पास नहीं आते, उनको मोटिवेट तो कभी कोई यहाँ से कोई कैलाश, कोई अजय, कोई शाम करेगा तो ही मोटिवेट होता है। और मैं समझता हूँ ये हम कार्यकर्ताओं का नेतृत्व का धर्म है। पैसा उन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, लागत से कहीं से भी कमाया होगा, मगर किसी भी पूंजीपति धनाढ़ व्यक्ति का धन सुकारत काम में लगे और उसका धन अगर कोई गलत काम से भी एकत्रित किया गया, वो पवित्र होए, ये जवाबदारी हम कार्यकर्ताओं की है। इससे अगर हम साथ नहीं देंगे तो हम अपने, लगता है कि कर्तव्यों से चूक रहे हैं। ये जो बात कैलाश जी ने कही कि कार्यकारी मंडल के सदस्यों के पास में जाना चाहिए, मेरा अपना जिला है इसलिए नहीं ये बात कहना चाहता, मगर बाकी इलाके के भी लोग मोटिवेट हुए, इसलिए मैं बात कहता हूँ। पूरे देश भर में महासभा के महामंत्री जी बैठे हैं, थोड़ी देर में सभापति जी आएंगे। दावा करता हूं कि नागपुर जिला सभा एक ऐसी जिला सभा है, मेरे जिला सभा में 2800 परिवार में 130 परिवार ऐसे हैं जो दुर्बलता की हमारी तय सीमा के नीचे हैं, मगर कैलाश जी उन 130 परिवार में सालाना 1 लाख रुपए का सामान, इस बात से महासभा जी के महामंत्री जी को भी जानकारी में है, सभापति जी को भी जानकारी है। 1 लाख का सालाना सामान 1 लाख से कम इनकम होते हुए उन परिवारों में पहुंचता है, क्योंकि हमने सारे शहर के परिवारों को मोटिवेट किया। किसी के जन्मदिन है तो 130 वो किचन में ग्राइंडिंग मशीन रहती है ना, हैंड ग्राइंडिंग मशीन भेज दिया। हमको पता लगा कि बार बार इस परिवार में बीमारी क्यों आती है, तो कार्यकर्ता विजिट करते हैं। दिनेश जी, तो ये फाइंडिंग आई कि रंग रोगन, गद्दी तकिए खराब हैं, तो ऐसे परिवारों के रंग रोगन और गद्दी तकिए भी बदला दिए गए। ऐसा काम जिला सभा करती है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, देश भर के बीपीएल परिवारों को, हमारे नीचे तबके के परिवारों में आर्थिक आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कार्यकर्ता घर पे जाकर उसको संबल देवे, उसका स्वाभिमान के साथ में सहायता घर पे पहुंचाए। अगर बड़ी से बड़ी सहायता हमने भली जाजू ट्रस्ट में 500, 1000
4,000 तक पहुंचा दी, शायद 6 महीने में हम 5,000 भी करने में सक्षम हो जाएंगे। मगर उसका स्वाभिमान मेंटेन करते हुए उसके घर में सहायता आएगी तो उसका आशीर्वाद समाज को मिलेगा। और ये तो समाज की हिस्ट्री है। मैंने, कमल जी ने और आप सबने देखा होगा, अनेक लोगों को देखा कि पहले कभी हवाई जहाज से नीचे बात नहीं करते थे, आज सड़कों पे चल रहे हैं। और जिन लोगों को गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जिनका एजुकेशन हुआ है, आज हवाई जहाज से नीचे बात नहीं करते। तो सरस्वती पुत्र माहेश्वरी होता है। एक झटका कभी किसी पीढ़ी में आया, उसको सहयोग का एक हाथ लग जावे, तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्होंने जाजू ट्रस्ट से, आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट से सहायता ली है, वो वापस हमारे डोनर बने। ऐसे सैकड़ों किस्से हमारे पास में हैं। मेरे यहाँ तो नागपुर में एक ट्रस्ट है, आपको आश्चर्य होगा गोपाल जी, कि किसी को भी देश में मेडिकल की अगर हेल्प है तो नागपुर में आकर ट्रीटमेंट करावे, 2 लाख रुपए तक का हम ट्रीटमेंट में सहयोग करते हैं। देश में कहीं कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है। एक दुर्बल परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता नागपुर में पहुंचते से ही बेस्ट डॉक्टर से वहाँ मिलता है। तो लोकल लेवल पर हम जब दुर्बल परिवारों से जुड़ेंगे, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, तो आपकी भी, खुद की भी स्थिति सुधरेगी, समाज की भी स्थिति सुधरेगी और एक खुशबू का वातावरण सारे शहर में फैलता है करके। और यही कारण है कि समय पे कई चैलेंजेस, मुझे याद है, अजय जी उसको कंफर्म करेंगे या राजकुमार जी अर्थ मंत्री हैं, कोरोना काल में जब महेश नवमी पर हमको सब परिवारों को सहायता करनी थी, तो एक आह्वान ऐसे सभापति महेश नवमी के दिन जो मेरा संदेश गया था कि सब लोग सहयोग करें, यू ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी। 1 घंटे के अंदर ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन में 60 लाख की राशि नागपुर शहर से आई थी। नागपुर के परिवार ये जानते थे कि हमारे बासिंदे ने आवाज़ की है, आवश्यक आवाज़ की है, हमारा कर्तव्य ये बनता है। तो दिल से आवाज़ निकले तो मुझे लगता है कि जो अजय जी ने कहा, वो लाठी अकेली नहीं रहेगी, सबकी उंगलियां उसमें लगेगी और एक सामूहिक स्वरूप सबको नज़र आएगा। सामूहिक नेतृत्व का स्वरूप नज़र आना चाहिए। सब दिल से, मन से जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। मेरा सौभाग्य था कैलाश जी की गुवाहाटी में भी आपने मुझे आमंत्रित किया। शायद मजबूरी भी रही होगी जब मैं सभापति था। आज तो कोई मजबूरी नहीं थी, आपने और चित्रमल जी ने रिपीट आमंत्रण दिया। पूर्वांचल का बहुत सहयोग मेरी सामाजिक यात्रा में, क्योंकि वो भी कलकत्ता से सन 1972 में कमल भैया के साथ शुरू हुई थी। ये सीट पे कलकत्ता के साथी बैठे हैं, मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 साल से श्याम भैया के साथ में एक आवाज़ में जहाँ इकट्ठा होता हूँ, आता है, पहुँचता हूँ कलकत्ता, तो एकत्रित होते हैं। इतना सानिध्य, इतना आशीर्वाद। नेपाल की वो टोपियाँ जिनको मैं 40 साल पहले से महासभा के अधिवेशनों में देखता था कि सबसे शालीनता से और ताकत से और एकत्रित रूप में कोई समूह महासभा की मीटिंगों में बैठता था, तो वो नेपाल का बैठता था। कुछ आर्थिक सहयोग वगैरह की जो गलतफहमी है, आज अजय जी ने, राजकुमार जी ने आश्वासित किया है, मुझे विश्वास है कि निश्चित वो दूर होगी और आपका पुनः आशीर्वाद इस संगठन को इसी तरह से मिलते रहेगा। किसी भी प्रदेश की किसी की चिंता है तो निश्चित रूप से उसने ताकत से नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए। और नेतृत्व की ये जवाबदारी है कि वो सिर्फ अपने ही एजेंडे को लेकर आगे नहीं बढ़े, दूसरा भी कोई एजेंडा मेरे सहयोगी का हो सकता है, वो भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, उसके लिए अपनी भावनाओं को उस तरह का बल दे, ताकत दे। धन्यवाद। जय महेश। मुझे लगता है मैं कुछ 5-10 मिनट ज़्यादा ही समय